स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है। अमेजिंग। सबसे पहले ना एक चीज समझने की जरूरत है कि मैक्रोस होते क्या है, और ये किस मकसद के लिए यूज किए जाते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं इसकी अक्सर एग्जांपल इस तरह दिया करता हूं कि अगर आज से 10 साल पहले आपने कोई पिक्चर ली थी या कोई वीडियो बनाई थी, तो उसने जो सीन उस वक्त कैप्चर किया था, आज भी वो सीन आप देख सकते हैं एक पिक्चर पे, या अगर उस वक्त मेमोरी का कोई ऑप्शन अवेलेबल था तो किसी लैपटॉप पे या मोबाइल में वो पिक्चर्स आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें मे बी अब वो जगह उस तरह से ना रह गई। हो सकता है वहां पे एक दरख्त था, अब वो कट गया हो। वहां पे एक घर था, अब उसकी जगह पे कोई अच्छी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई हो, या खाली प्लॉट था, अब उसमें कुछ बन गया हो। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? आपको वही नजर आ रहा है जो उस वक्त था। इसी तरह वीडियो है। वीडियो में अगर आप देखें, एक क्रिकेट मैच हुआ था बहुत अर्सा पहले, और आज भी आप देखें तो आपको वही ग्राउंड, वही ऑडियंस और वही सारा कुछ नजर आता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गई है। इसी तरह से मैक्रोस को हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने जो काम आज के दिन में किया, अगर हमने 2 साल के बाद भी वो परफॉर्म करना है, तो हम मैक्रो रन करेंगे और वो काम उसी तरह से हो जाएगा जैसे आज हमने रिकॉर्ड किया है। इसके ना दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है मैक्रो की रिकॉर्डिंग का, और दूसरा पार्ट होता है मैक्रो लिखने का। उसको हम वीबीए कहते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। और जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है वो सिंपली हम एक रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन होता है, वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद फिर हम उस जैसे ही अब हमारा काम हो जाता है तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और वो सारी एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास सैंपल सुपर स्टोर का डेटा हो तो फिर तो क्या ही बात है। आज एक नए लैपटॉप से चले इसको ले लेते हैं, कॉल ट्रेंड्स के डेटा को ले लेते हैं। मैं रोजाना एक नए लैपटॉप से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, तो मेरे पास डेटा अक्सर वो किसी दूसरी जगह पड़ा होता है। ये है जी मेरे पास डेटा है। तो मैं वन ड्राइव देखूं, मे बी वन ड्राइव में मेरे पास सारा डेटा पड़ा हो। सुपर स्टोर, सुपर स्टोर का डेटा मिल गया। अब ये एक डेटा है और इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा एनालिसिस जब भी मुझे चाहिए हो तो ये ऐसे ही हो जाए, और उसके बाद जब मैं चाहूं तो मैं इसके सारे फार्मूलाज को वैल्यूज के तौर पे पेस्ट कर दूं। ये क्विक एनालिसिस है, और आप लोग भी देखिएगा किस तरह से ये मैं परफॉर्म करता हूं और किस तरह से ये सारी चीजें जो है ये उसके बाद खत्म हो जाती है। अच्छा, एनालिसिस क्या है जी? सबसे पहले मैंने कंज्यूमर वाइज सेल निकालनी है, फिर कंट्री लेवल की सेल निकालनी है, और ये सिंपल टेबल्स होंगे। उसके बाद मैंने सेल निकालनी है कैटेगरी के, बाय कैटेगरी। ये चार चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर, बल्कि हम यहाँ पे कंट्री नहीं लेते, हम स्टेट ले लेते हैं या रीजन ले लेते हैं, क्योंकि कंट्री के अंदर सिर्फ यूएस आ रहा है। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं शीट 1 में जाऊंगा और यहाँ पर मैं फार्मूला लिखने शुरू कर दूंगा। यूनिक, सुपर स्टोर, और सुपर स्टोर से जाके मैं ले लेता हूँ कंज्यूमर। ये आपके फार्मूला की रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लेना है इसकी सेल्स को, और सेल्स के लिए मैं सम इफ्स का फंक्शन लगा लेता हूँ। सॉरी, मैंने अभी इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, मैं पहले इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पर अगर देखें ये रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी जिसमें मैक्रो नेम है। कोशिश करें कि ये मीनिंगफुल नेम हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको TRG_MACRO लिख देता हूँ। स्पेस नहीं देनी, स्पेस देंगे तो वो आपको एरर देगा। तो आपने इन एनी केस स्पेस नहीं देनी, उसके दरमियान अंडरस्कोर डाल सकते हैं, डैश डाल सकते हैं, कुछ इस तरह से करके। शॉर्टकट की अगर आप देना चाहते हैं तो शॉर्टकट की ऐड कर सकते हैं। और हमेशा जब भी आप कोई मैक्रो लिखें, रिकॉर्ड करें, तो उसको दिस वर्कबुक सेव किया करें। अगर आप पर्सनल वर्कबुक में ले जाएंगे तो वो सिर्फ आपके सिस्टम पे काम करेगा। न्यू वर्कबुक का मतलब यह है कि जो एक नई वर्कबुक ये क्रिएट करे उसके अंदर ये मैक्रो रन हो। ओके कर दें। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग की बजाय स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया। इसका मतलब यह है कि मैक्रो ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले यूनिक, और यूनिक में मैं ले लेता हूँ
सेगमेंट का कॉलम, और फिर उसके बाद मैं इसके अगेंस्ट सेल्स ले लेता हूँ, और सेल्स में मैं सम इफ्स का एक फंक्शन लगाता हूँ, सम इफ्स, और इसके बाद आ गया जी हमारे पास सेल्स आर कॉलम के अंदर है, और सेगमेंट जो है ये हमारे पास है एच कॉलम, कॉमा, वापस उस शीट में जाएं और इस सेगमेंट के अगेंस्ट आप इसको समराइज करें, उसके बाद इसके नीचे लिख दें टोटल और इसको सम कर। तो ये हमारी एक जो समरी है वो तो हो गई रेडी, लेकिन मुझे एक नहीं, मुझे एक से ज्यादा समरीज मिली है। नेक्स्ट मैं करता हूं अगेन यूनिक, और अब की दफा मैं यूनिक में ले आऊंगा रीजन्स को। रीजन जो है वो मेरे पास यहाँ पड़े हैं, और इन रीजन्स के अगेंस्ट अगेन मुझे सेल्स यहाँ पे लिखना है, तो मैं लिखूंगा सेल्स, और इसको भी मैं सम इफ्स के साथ, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं इसको ऐड कर दूंगा, आर कॉलम को ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रीजन्स, और रीजन है जी हमारे एम कॉलम के अंदर। तो ये मेरे पास दो टेबल बन गए, और फिर इन टेबल्स के टोटल भी मैंने ले लिए। अच्छा, इसको भी कॉमा सेपरेटर ऐड कर देते हैं ताकि ये भी जरा नंबर फॉर्मेट में अच्छा लगे। तीसरा मैंने आपको बताया था कि हम कैटेगरी को ले लेते हैं, तो यूनिक कर लें इज इक्वल टू यूनिक, और अब की दफा यूनिक में हम ले लेते हैं कैटेगरी, जो कि कॉलम है ओ, और इस कॉलम के अंदर फिर हम अगेन सेल्स का नंबर सम कर लेते हैं, सम इफ्स सुपर स्टोर, और सुपर स्टोर में कॉलम आर के अंदर हमारा सेल्स का नंबर है, और ओ में कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के बेस के ऊपर मैंने इसका सम कर लिया। अब आपके सामने है, मुझे टाइम लगा है ये सारी चीज करने में, या ये सारा कुछ लिखने में। मैंने कुछ फॉर्मूला लिखे, इसको फॉर्मेट किया, सारा कुछ किया, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस डेवलपर में जाऊंगा और इसको स्टॉप कर दूंगा। अब रिकॉर्डिंग होगी स्टॉप, यानी कि मैक्रो मेरा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ये कहाँ गया और मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा मैक्रो है। Alt F11 करें तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब इस विंडो के अंदर एक मॉड्यूल ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। मैंने क्या नाम रखा था इस मैक्रो का, TRG_ मैक्रो। अब ये देखें TRG_ मैक्रो है, उसके बाद ये जो चीज ग्रीन नजर आ रही है आपको या कॉमा के साथ है, ये सारे कमेंट्स हैं, यानी कि मैक्रो इसको नहीं रीड करता। उसके बाद की चीज जरा पढ़ने की कोशिश करें और फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं मैक्रो लिख के दिखाऊंगा आपको तो मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैक्रो काम कैसे करता है। अच्छा, अब ये सारी चीजें उसने रेंज सेलेक्ट की, B2, फिर एक्टिव सेल उसमें उसने कोई फार्मूला लिखा, ये सारा उसी तरह से, फिर अगेन उसने सम इफ्स का फार्मूला लिखा, और ये सारी चीजें इस तरह से रिकॉर्ड हो गई है। इसको करते हैं क्लोज, और वापस जाके ये मैक्रो किसी बटन को असाइन करते हैं, और ये सारा कुछ डिलीट करके मैक्रो से रन करने की कोशिश करते हैं। बटन के लिए आप इलस्ट्रेशंस भी ले सकते हैं, या डेवलपर से जाके बटन भी ड्रॉ कर सकते हैं। राइट नो मैं एक शेप लेता हूँ कुछ इस तरह से, और उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में लिखूंगा रन मैक्रो। अलाइनमेंट जैसे भी आपने करनी है इसकी कर लें, और जितना भी इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। मैं राइट नाउ इसको सिंपल रखने जा रहा हूँ। इसके ऊपर करना है, अब बटन बन गया, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और देखें कहाँ पे लिखा हुआ है असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो मैक्रो अवेलेबल है उसकी लिस्ट आ जाएगी। जो मैक्रो असाइन करना है बटन को वो सिलेक्ट करके ओके कर दें तो आपका मैक्रो असाइन हो गया है। इसको करें आप डिलीट और फिर कर दें रन। वो काम जो करने में मुझे काफी टाइम लगा था, अब कल को नया डेटा आ गया, वो मैंने इसमें पेस्ट करके नई समरी बनानी है, यही समरी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा और मैक्रो रन कर दूंगा। जैसे ही मैं मैक्रो रन करूंगा तो आप देखेंगे सारे फॉर्मूलाज उसी तरह से लिखे होंगे। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे इसको पकड़ के वैल्यूज में पेस्ट कर देता तो कोई भी बंदा ना देख सकता कि ये मैक्रो कैसे बनाया गया है या ये कैलकुलेशन एकदम से कैसे हो गई है। फिर ये जो है ना, ये जज करना मुश्किल हो जाता कि हमारी जो कैलकुलेशंस है इसके पीछे फॉर्मूलाज क्या लिखे हुए हैं, ये किस तरह से ये कैलकुलेशन की गई है। ये तो था एक मैक्रो। अब एक और मैक्रो बनाते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं स्विच कर सकूं सुपर स्टोर और शीट 2। शीट 2 का नाम रख देते हैं डैशबोर्ड।
अब मैं इसके दरमियान में स्विच करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से स्विच करना चाहता हूँ कि जब मैं सुपर स्टोर पे हूँ तो डैशबोर्ड की शीट नजर ना आए, ये हाइड हो जाए, और जब मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो सुपर स्टोर हाइड हो जाए, वो नजर ना आए। उसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। आपने अगेन डेवलपर टैब पे जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो करना है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड टू सुपर स्टोर। इसको करें रिकॉर्ड, और सॉरी ये मैंने गलत उस पे इसको स्टार्ट कर दिया, दोबारा इसको करना पड़ेगा। पहले तो मुझे सुपर स्टोर हाइड करना पड़ेगा। अब यहां से मैंने करना है रिकॉर्ड मैक्रो डैशबोर्ड टू अंडरस्कोर सुपर स्टोर। मैं अंडरस्कोर इसलिए डाला कि मैं इस नाम का ऑलरेडी एक मैक्रो बना चुका हूँ। ओके किया, यहाँ पे राइट क्लिक करें, अनहाइड करें, सुपर स्टोर अनहाइड हो गया, डैशबोर्ड पे क्लिक करें और इसको कर दें, और मैक्रो को कर दें स्टॉप। अब ये मैक्रो क्या करेगा, ये हमें डैशबोर्ड से सुपर स्टोर में लेके आएगा। एक और मैक्रो करते हैं वापस जाने के लिए। अब वापस जाने के लिए रिकॉर्ड करें सुपर स्टोर टू डैशबोर्ड, ये भी सिंपल मैक्रो है। आपने दोबारा सुपर स्टोर पे राइट क्लिक किया, अनहाइड किया, डैशबोर्ड अनहाइड हो गया, और सुपर स्टोर को हमने हाइड कर दिया और मैक्रो को स्टॉप कर दिया। अब जरा एक बटन ऐड कर लें यहाँ पे, और बटन के साथ इसको लिंक कर लेते हैं। इंसर्ट इलस्ट्रेशन, अब की दफा मैं एक राउंड बटन लेता हूँ ताकि वो इससे जरा, सॉरी, इलस्ट्रेशन, अच्छा। अब मैंने क्या करना है जी, यहां से जाके एक और ऐड करता हूं मैं वैल्यू, और एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं। अच्छा, इलस्ट्रेशन ले लेते हैं सर्कल की, और ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस सर्कल के अंदर भी आप कोई टेक्स्ट लिख लें, लेट्स से सुपर स्टोर, ये हमने इसका नाम रख दिया सुपर स्टोर। और इसको भी उसी तरह से अलाइनमेंट्स कर लें इसके ऊपर टेक्स्ट की, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो करें, और अब असाइन मैक्रो होगा डैशबोर्ड टू सुपर स्टोर। सिलेक्शन खत्म करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखें नीचे सुपर स्टोर की शीट ओपन होगी, डैशबोर्ड हाइड हो गया। अब अगेन यहाँ पर भी एक उसी तरह की इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर लें। अगेन मैं वही सर्कल ही ले लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड भी मुझे सेंटर में अलाइन करना है, और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करना है, और अब की दफा सुपर स्टोर टू डैशबोर्ड का मैक्रो साइन। अब इस पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में आ जाएगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सुपर स्टोर में। है ना मजेदार चीज। ये तो है जो हमने रिकॉर्ड किया है। अब यही चीज अगर मैं कहूं कि हमने लिखनी है मैक्रो, तो कैसे लिखेंगे? इसको फिलहाल मैं करता हूं क्लोज। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, जब भी आपने मैक्रो लिखना है या मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो उस शीट को आपने सेव करना है। उस शीट को आप सेव करेंगे मैक्रो एनेबल वर्कबुक के नाम से। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, सेव एज करूं, और इसको एक्सटेंशन में देखें, मैक्रो एनेबल वर्कबुक आ रहा है सेकंड ऑप्शन, ये करना पड़ेगा। कुछ थोड़ी सी ड्रॉबैक्स हैं इसके, अगर आप इसको किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये शेयर नहीं होगी। क्योंकि ये मैक्रो को एज अ वायरस ट्रीट करता है, तो आपने अपने जीमेल से या इस तरह से नहीं, आई थिंक मैं गलत बोल गया हूँ, जीमेल से शेयर नहीं होगी, पर्सनल से हो जाएगी। पर्सनल से आप ईमेल कर सकते हैं, जीमेल से, याहू से या हॉटमेल वगैरह से ये ईमेल नहीं आप कर सकते अटैचमेंट के तौर पे। अच्छा, अब एक नई शीट लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर एक वर्कबुक लेते हैं। मैं पहली शीट का नाम रखने जा रहा हूँ डबल ए, और इसके अंदर मैं कुछ थोड़ी सी वर्किंग करूंगा मैक्रो के जरिए। अब आपने अगर मैक्रो लिखने के लिए या वीबीए कोड लिखने के लिए एडिटर ओपन करना है तो ऑल्ट F11 करेंगे, तो इस तरह का एक वीबीए आपके पास ओपन हो जाएगा, प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस
इस शीट के अंदर आपने इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट से आपने मॉड्यूल ऐड कर लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐड हो गया है। अब इस मॉड्यूल का नाम मॉड्यूल 1 है, इसको एज इट इज रहने दें। सबसे पहले आपने नाम देना होता है अपने वीबीए को या मैक्रो को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब लेट से मैं अपना नाम के साथ ही एक मैक्रो लिख लेता हूँ। जो चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं वही आपने एंड करनी है। मैंने सब और उसके बाद मैक्रो नेम लिखा, उसने सब को एंड कर दिया, सब एंड सब। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वेरिएबल एक खाली ग्लास की तरह से है, इसको अगर आप भरना चाहते हैं उसमें एक टाइम पे एक चीज डाल सकते हैं, या पानी डाल सकते हैं, या ऑयल डाल सकते हैं, या दूध डाल सकते हैं। जब आपने कोई दूसरी चीज ऐड करनी है तो पहली चीज आपको निकालनी पड़ती है। अच्छा, वहां पर तो आप मिलावट कर भी सकेंगे, मे बी आधी निकाल के आधी डाल लें, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर आपने सिर्फ एक टाइम पे या तो नंबर स्टोर कर सकते हैं या स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा उसमें कोई चीज ऐड करने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, टिम ए एज इंटीजर। अब इसने, इसका मतलब ये है कि ए के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा ए। चलें इसका एक और करते हैं, वेरिएबल 1 करते हैं। वेरिएबल 1 एक इंटीजर वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने अभी कुछ भी स्टोर नहीं किया, उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। अगर मैंने उसके अंदर कुछ स्टोर करना है तो मैं var1 इज इक्वल टू 12। अब मैंने क्या किया कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर भी कर दिया है, उसके अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर किया वो 12 है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं हुई? तो रिगार्डलेस के मैं आपको बॉक्सेस के चक्कर में डालूं, मैं इसको लिंक कर देता हूं आपकी वर्कशीट या के किसी सेल के साथ। अब वो कैसे लिंक होगा? वो लिंक होगा जी एक अदद फंक्शन के साथ। और सबसे पहले तो ये देखें ना कि आपकी वर्कशीट का नाम क्या है, डबल ए। तो आपने यहां पर लिखना है वर्कशीट्स और उसमें डाल दें डबल ए डॉट रेंज। अब मुझे ये वाला रिजल्ट जो है ये शो करना है A1 में, डॉट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी VAR1। अगर एरर आएगा तो ये यहां पर आपको एरर दे देगा, अदरवाइज जो स्मॉल लेटर्स थे उनको भी ये कीवर्ड्स को अपडेट कर देगा। अब जैसे ही, अब देखें इसके अंदर मैंने A1 सेलेक्ट किया है, A1 में कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर A1 में ऑटोमेटिकली 12 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैक्रो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। थोड़ी सी वर्किंग और करते हैं। इसके बाद अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं VAR1 इज इक्वल टू, अब वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, उसी वेरिएबल को एक नई वैल्यू असाइन कर दी है जो कि 40 है। अब मैंने इस वर्कशीट के B1 के अंदर इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया और अब मैं A1 में नहीं हूं, अब मैं हूं B1 में। और B1 में अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले ये वेरिएबल में 12 स्टोर करेगा, उसको A1 के अंदर सेव कर देगा, फिर वेरिएबल के अंदर 40 को स्टोर करेगा, उसको B1 में ऐड कर देगा। एग्जीक्यूट करें और अब जाके इसका रिजल्ट देख लें। A1 के अंदर 12 है और B1 के अंदर 40 है। लेकिन अगर मैं यहां पर भी A1 ही देता तो एंड रिजल्ट क्या आना था, ये मुझे जरा आप बोल के या कमेंट्स में बता दें कि मेरा क्या रिजल्ट होना था और कहां पे आना था ये रिजल्ट। एनीवन? सिर्फ 40 आएगा और A1 में ही आएगा 40 आएगा क्योंकि वो और ओवरराइट कर देगा, वो सीक्वेंस में रीड कर रहा होगा कोड को। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं और मैक्रो को एग्जीक्यूट करता हूं। यहाँ पे देखें मेरे पास एक्सेल के अंदर 40 लिखा हुआ आ गया, लेकिन वो A1 के अंदर आया। अब मैं अगर दोबारा इसको इसकी वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा मैक्रो से तो ये मुझे रिटर्न 40 ही करता रहेगा, अब 12 दोबारा रिटर्न नहीं करेगा। ये चीज आपने जहन में रखनी है। यहां तक सबको क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको मैक्रो का एक क्विक स्टार्ट देना है ताकि उसके बाद आप लोग जो है इसको आगे सीखते जाओ, इसके ऊपर काम करते जाओ। यहां तक क्लियर है आप सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। वैसे तो जब तक इसको कोड लिखेंगे नहीं आप 8-10 मरतबा, तब तक आपको ये याद नहीं होगा।
तो वीडियो आपके पास होती है, आपने इसकी कोड को बार बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। नहीं, वो वीडियो जो है ना बहुत यूजफुल है, इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके सीख जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, dim var2 एज इंटीजर। अब क्या होगा जी कि मैं वेरिएबल 1 को भी कहीं पे डिस्प्ले करूंगा, वेरिएबल 2 को भी कहीं पे डिस्प्ले करूंगा, और उसमें कोई वैल्यू भी स्टोर कर रहा हूँ। और A2 और ये आएगा वेरिएबल 2, और फिर मैं इसका रिजल्ट किसी तीसरे सेल में शो करूंगा। मैंने A1 के अंदर वेरिएबल 1 स्टोर कर दिया, A2 के अंदर वेरिएबल 2 स्टोर कर दिया, और फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, या इसको भी हम अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि आपके सारे वेरिएबल्स जो हैं ये टॉप पे एक ही जगह पे डिक्लेयर हों। dim वेरिएबल 3 एज इंटीजर, और इस वेरिएबल को हम var3 के अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं जो कि var1 इंटू var2 होगा। अब ये क्या करेगा, वेरिएबल 3 के अंदर हमने कोई नंबर लिखा नहीं है, लेकिन हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर। अच्छा, अब इसको जरा इसका रिजल्ट लेके आते हैं। var3 का रिजल्ट हम ले लेते हैं A3 के अंदर। और इसका A3 में ले। अच्छा, अब मैं यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, अब मैं जाके एग्जीक्यूशन भी इसकी बुक 2 में ही करूंगा, और बुक 2 में मैं एक बटन, जैसे पहले हमने बटन किया था उसी तरह का एक बटन बना लेता हूँ। और लेट्स से इस दफा मैं पाम कंट्रोल से बटन लेके आया हूँ, और इसके साथ मैंने ये वाला मैक्रो लिंक कर दिया है। नाम चेंज करना है, इसको एडिट कर लें। इसका जो, सॉरी मैंने बटन डिलीट कर दिया है, ये क्या हो गया मुझसे। रन मैक्रो। अब जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें 12 भी लिखा गया, 40 भी लिखा गया, और 480 भी लिखा गया, ये नंबर लिखे गए। लेकिन अभी भी मजा नहीं आया। अभी भी क्या हो रहा है कि हम मैक्रो में नंबर लिख रहे हैं और यहां से नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि मैं A1 में भी नंबर खुद लिखूं, A2 में भी नंबर खुद लिखूं, और रिजल्ट मुझे A3 के अंदर मिल जाए। ये भी बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जहां पर वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यूज लेके आए हैं मैनुअली, आप सिंपली ये वाला कोड कॉपी करें और इसको यहां पे लिख दें, और ये वाला जो कोड है आगे इसको हम कमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये रीडेबल नहीं रह गया। इसी तरह VAR2 को भी ऐसे ही करते हैं कि इसको भी हम कुछ यूं कर देते हैं। अब क्या होगा, वापस चलते हैं, जरा देखते हैं कि अब क्या होता है। मैं इसमें लिख देता हूँ लेट्स से 40, और मैं करता हूँ इसको रन। अब 40 इंटू 40 जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि मेरे मैक्रो के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमने ये VAR2 को स्टोर किया हुआ है। VAR2 कुछ नहीं है और डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके उसका जवाब भी उसने जीरो ही दे दिया। रन किया, 1600 आ गया। मैं 2 इंटू 2 करके रन करता हूं तो जवाब मेरे पास 4 आ जाएगा। मैं 4 इंटू 5 करता हूं तो मेरे पास जवाब रन करके 20 आ जाएगा। तो अब आपका जो मैक्रो है ये ठीक काम कर रहा है, और ये लिंक हो गया है आपके सेल्स के साथ। आपने वैल्यू लिखी सेल में, और इसने सेल से वैल्यू ले ली, और उसके बाद शो करा दी नेक्स्ट सेल में कर सकते। अच्छा, आप लोगों ने सबने जाहिर है पढ़े लिखे हैं, तो टेबल भी तो पढ़े होंगे। टेबल कैसे होता है, जैसे 1 इंटू लेट से 2 इज इक्वल टू 2। लेट से हम यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन, और फिर 2 इंटू, सॉरी, इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम टेबल लिख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक का। कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अब डायनामिक वैल्यूज के ऊपर हम चलेंगे, हम स्टैटिक वैल्यूज नहीं रखेंगे।
हमारे पास ना एक, अगर हमने कोई काम रिपीट करना हो, हमने बार बार करना हो, हम उसकी लूप कर देते हैं। अब लूप का क्या मतलब होता है? लूप का मतलब ये होता है कि वो चीज हर दफा रिपीट होती सर आपका माइक म्यूट हो गया है। है। जी जी, मैं वो कुछ आवाज बता रहा नहीं था किसी। जी जी, एक सॉरी, गलती से हो गया था। अच्छा, अब लूप का काम क्या है कि वो जो काम आपने उसको कह दिया रिपीट करो, वो रिपीट करता रहेगा जब तक आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल नहीं कर लेता। आपने उसको कह दिया कि ये तब तक इसको रिपीट करते रहो जब तक इसका जवाब ये नहीं आ जाता, तो वो क्या करेगा, वो तब तक उस चीज को रिपीट करता रहेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने एक, आपके ऊपर एक लूप लगा हुआ है, आप लोग जॉब करते हैं ना, आपके ऊपर एक लूप लगा हुआ है। आप सुबह निकलते हैं ऑफिस, शाम को वापस आते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक सैटरडे नहीं आता। सैटरडे को वो लूप ब्रेक हो जाता है और आप उसके बाद घर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट मंडे से आपका लूप फिर स्टार्ट हो जाता है, आप फिर मंडे को ऑफिस जाते हैं 9 बजे, शाम को 6 बजे वापस आते हैं, और वही सारी रूटीन होती है। तो जिस तरह से आप पे एक लूप लग जाता है, वैसे ही हम लूप लगाते हैं VBA के अंदर। ये काम एग्जीक्यूट करते रहो जब तक ये वाला काम नहीं हो जाता। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि मुझे टेबल चाहिए 5 का। मैं यहाँ पे आपको जरा पहले एक्सेल में लिख के दिखाता हूँ। मुझे 5 का टेबल चाहिए 10 तक। मतलब क्या होगा कि 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 एंड सो ऑन। मुझे ये वाला टेबल चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैं ये करता हूं कि जरा इसको लिख के देखते हैं। एक लूप लिखेंगे फॉर, और उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, कि कोई एक वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तो ये वैल्यू स्टोर करेगा। और मैं ये कहता हूं कि 1 से लेके 10 तक इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो। फॉर आई इज इक्वल टू, सॉरी मैं इज इक्वल टू साइन लगाना भूल गया, आई इज इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। और उसके बाद मैं यहां पे कर देता हूं नेक्स्ट। अब इन दोनों के दरमियान में मैं एक वर्कशीट में B1 से स्टार्ट करता हूं, बी, और ये 3 में हटा के इसकी जगह पे एंड आई, सॉरी ये मैंने बाहर लिख दिया, इसको यहां पे लिखना था, एंड आई। अब क्या होगा कि बी तो उसने ले लिया कॉलम नेम, वो रो का नंबर जो है ये आई से लेगा। अब देखते हैं कि हमें क्या एरर मिलता है यहां से। बी कॉलम ये वाला है, 50 50 50 वो लिखता जा रहा है और एंड तक उसने 50 लिख दिया है। अब ये 50 क्यों लिखा है? ये हम इसलिए लिखा है कि हमने वेरिएबल की जो वैल्यू दी थी वो VAR3 दी थी। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू भी हम आई कर देते तो फिर ये क्या करता, 1 से लेके 10 तक उसने काउंटिंग लिख दी। इसको जरा थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। जहां पर हमने लिखा ना 2 10, इसको मैं कर देता हूं VAR2। अब जरा वापस आते हैं, इस 10 को मैं कर देता हूं 20, और मैं मैक्रो को करता हूं रन। 1 से लेके 20 तक काउंटिंग ऑटोमेटिकली उसने लिख दी है। एक तो मसला हमारा हो गया हल, ये डिलीट करते हैं, जरा कंफ्यूज कर रही है चीजें, ये भी डिलीट करते हैं फिलहाल। एक मसला तो हमारा हल हो गया कि जो पहला कॉलम था 1 into या 2 into जो भी है, इंटू वाला मसला हल हो गया। अब टेबल किसका लिखना है? वो वेरिएबल 1 है, यानी कि 5 का टेबल हमने यहाँ पे लिखना है। तो 5 के टेबल के लिए मैं वापस जाता हूँ और वेरिएबल 1 को हम यूज करेंगे। तो वेरिएबल 1 के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्कशीट में हम बी के बाद सी कर लेते हैं, और सी के अंदर हम लिख देते हैं एक्स। हर दफा एक्स लिख दो। फिर सी के बाद आ जाएगा डी, और डी में हम वैल्यू ऐड कर लेंगे VAR1 की। अगेन उसके बाद हमने ई करना है, ई के अंदर हम वैल्यू ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये मैं इज इक्वल टू और एक्स जो है ये डबल कोट में दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट है, वेरिएबल को डबल कोट में नहीं लिखते।
उसके बाद हमने इसका रिजल्ट लेना है। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट वही है जो वेरिएबल 3 है, लेकिन अब वेरिएबल 3 ये वाला हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि एफ में आई इंटू VAR1 कर देते हैं, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये टोटल हमारा टेबल जो है वो इन 5-6 लाइंस के ऊपर बन गया है। और कितने रोज का बन गया जी, ये 20 रोज का बन गया, लेकिन आपकी मर्जी, आप इसको 20 से ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं चाहूं कि ये टेबल मुझे 19 का चाहिए और 100 तक चाहिए तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक सिंगल क्लिक से ये 100 तक का टेबल 19 का रेडी है, विद 1 क्लिक। है ना मजेदार चीज मैक्रोस की। और यही इसकी ऑटोमेशन है। आपने एक काम बार बार करना है, बार बार करना है, तो उसको आप ऑटोमेट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा चीजों में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन एक आध चीज आपको और बता देता हूँ। खास तौर पे इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ का फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने मुझे याद है कि मैंने आपको इफ फंक्शन के बारे में बता दिया था। कोई इफ के ऊपर सवाल तो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर हम इस जरा कोड को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। इफ लेट्स से मैं कहता हूं कि वेरिएबल का अगर रिजल्ट जो है इफ, और इफ के बाद मैं कह, इसका नाम है जी VAR3 इज लेस देन इक्वल टू 100, इफ दिस देन, अगर ये हो तो फिर क्या करना है, तो फिर ये एग्जीक्यूट कर दो। और उसके बाद इसको एंड कर दो, एंड इफ। अब क्या होगा कि अगर हमारे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का रिजल्ट 100 या इससे कम होगा तो ये हमें इस सेल के अंदर वैल्यूज देगा। अगर इससे ज्यादा है तो ये यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा। मैं ये जरा ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर उसने वैल्यूज नहीं दी। अब मैं इसको 1 करके फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर देखिएगा कि अब मुझे ये रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी थी वो भी एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि मैंने आपको VBA के बारे में बताई हैं। इन तीन चीजों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और मुझे आप कंफर्म कर देंगे कि जनाब हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया, अब हम गुड टू गो हैं आगे जाने के लिए, तो फिर मैं एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्यूटोरियल बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। जिस तरह से आप कभी ग्रोसरी करने जाएं तो वहां पर एक फॉर्म में वो लोग बारकोड स्कैन कर रहे होते हैं और वो कहीं से डेटा फेच कर रहा होता है और कहीं पे डेटा स्टोर कर रहा होता है। तो उस तरह का फॉर्म अगर एक्सेल में बनाना हो तो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा तब जब आप लोग मुझे ओके करेंगे, सब लोग, कि जी हमने इसकी प्रैक्टिस कर लिया है और मैक्रोज में अब हम गुड टू गो हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमें नेक्स्ट लेसन देते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन करना आप लोगों ने ये है, जूम इंस्टॉल करें, मैक्रो रन करके मुझे एक वीडियो दिखाएं और उसके साथ साथ एक वीडियो आपने दिखानी है इस कोड की भी। ये जो कोड आपने लिखा है ये कितना कंस्ट्रक्टेड है, किस तरह से आपने लिखा है। आपके सामने ये सारे का सारा कोड मैंने खुद से लिखा है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड वो था जो पहले मैं आपको करके दिखा रहा था। वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए, वेरिएबल को कैसे स्टोर करना है डेटा, शीट के साथ लिंक कैसे करना है, फिर उन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, फिर इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है, और उसके बाद फॉर लूप कैसे यूज करनी है। ये काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर हमने कवर कर ली है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो देख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने में मदद मिले और ये आपके डेली काम को बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर देती है जी। सर ये इफ फंक्शन जो आपने यूज किया, इसका क्या पर्पस था सर? फंक्शनलिटी जो है, इफ वेरिएबल 3 लेस देन इक्वल टू 100। अच्छा, अब इफ का हाँ। मतलब क्या होता है? इफ इज द कंडीशन, अगर ये हो तो ये करना, इफ दिस देन दिस। तो अगर वेरिएबल 3 क्या है? वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का मल्टीप्लीकेशन है।
अगर वेरिएबल 3 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 100 हो या इससे कम हो, तब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर, ये इसका मकसद है। और ये स्टेटमेंट में क्या है, इस स्टेटमेंट में वेरिएबल 3 की वैल्यू हम A3 कॉलम सेल के अंदर शो कर रहे हैं। अगर ये 100 से ज्यादा होगी, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये इफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको स्किप करके फॉर लूप में चला जाएगा। ओके ठीक। जी, और किसी का भी सवाल? ये बड़ी मजे की चीज है, अपने काम में जरूर इसको यूज कीजिएगा, और आप देखेंगे कि ये किस तरह से आपको हेल्प आउट करती है आपके डेली और रूटीन के टास्क जो है उनको ऑटोमेट करने में।